हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? चलिए, मन लगा के पढ़ते रहिए और जितना भी होमवर्क दिया जाता है सारे होमवर्क को बना करके कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। इससे ये साबित हो जाएगा कि आप भी मन लगा के पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करता हूं। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किरचॉफ्स का नोड लॉ पढ़ा रखा था, उसकी थ्योरी कंप्लीट पढ़ा दिया था, बट नोमरिकल कराना बच गया था। तो नोमरिकल कराने से पहले हम किरचॉफ्स का लूप लॉ पढ़ लेते हैं। लूप लॉ के बाद उसके बाद दोनों लॉ का नोमरिकल एक साथ कराया जाएगा, इसके बाद थ्योरी के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है किरचॉफ्स लूप लॉ को एक्सप्लेन करें। तो चलिए, जब बोर्ड पूछ चुका है तो इसे ध्यान से सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारा नोमरिकल्स इससे बनने वाला है। ठीक है, तो राइट नाउ हेडिंग किरचॉफ्स लूप लॉ। इसी को हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। तो राइट नाउ हेडिंग किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ्स लूप लॉ। तो लिखाने से पहले हमें अच्छी तरह से समझना होगा किरचॉफ्स लूप लॉ क्या होता है और इसका जो उपयोग है हम कहां कहां पर करते हैं। तो किरचॉफ्स लूप लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं। आइए, तो सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लिया। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हमने प्रतिरोध को लगा दिया और बैटरी लगा दिया। यह हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। बैटरी के वोल्टेज को हमने V से दिखाया, इस प्रतिरोध के रेजिस्टेंस को हमने R1 से दिखाया, सिमिलरली यह R2, R3, R4। हमें पता होता है कि जैसी किसी सर्किट से अगर बैटरी को जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा का बहाव शुरू हो जाता है। तो यहां पर विद्युत धारा का बहाव I शुरू हो गया। अब यह करंट आगे बढ़ेगा, सबसे पहले R1 में प्रवेश करेगा। लीजिए, R1 में करंट I प्रवेश किया, फिर यही करंट इसमें प्रवेश करेगा I, फिर सेम करंट इसमें प्रवेश करेगा I, और अगेन सेम करंट इसमें प्रवेश करेगा I, और पुनः बैटरी में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यह हमारा एक लूप है। बस ध्यान से देखिएगा, यह एक लूप है। क्यों? आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लूप किसको कहते हैं। अगर लूप समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। तो लूप है, क्यों एक लूप है? क्योंकि आप किसी बिंदु पर खड़े हो जाइए और चलना शुरू कीजिए, चलते 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 पुनः आप उसी बिंदु पर पहुंच जाइएगा। तो इस तरह के पथ को लूप कहा जाता है। तो इसका मतलब हमारे सामने यह जो सर्किट है यह एक लूप है। तो हमें समझना होगा किरचॉफ्स का लूप लॉ क्या होता है। तो किरचॉफ्स का लूप लॉ बहुत ही आसान है। क्या है जरा समझिएगा। आपको याद है बैटरी के वोल्टेज को हमने V से रिप्रेजेंट किया। इस प्रतिरोध का प्रतिरोध R1 है और करंट कितना है? I है। तो क्यों नहीं हम यहां पर ओम्स लॉ लगा लेते हैं। ओम्स लॉ, जैसे ही आप इस पर ओम्स लॉ लगाओगे तो ओम्स लॉ कहता है ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ कहता है V बराबर I इंटू R। तो V बराबर I इंटू R, तो V बराबर I के जगह पर क्या लिखेंगे? I लिखेंगे, और R के जगह पर क्या लिखेंगे? R1 लिखेंगे। तो इसका मतलब है इस प्रतिरोध का जो वोल्टेज है, इस प्रतिरोध का जो वोल्टेज है वह हो गया I इंटू R1। हमारा स्टूडेंट,
क्या ओम्स लॉ अगर हम इस पर अप्लाई कर दें और वोल्टेज ज्ञात कर लें तो आप भी कर सकते हो। यहां पर भी अगर आपने ओम्स लॉ अप्लाई किया तो इसका जो वोल्टेज होगा I इंटू R2 होगा। क्या मेरे स्टूडेंट, अगर इस प्रतिरोध पर भी आपने ओम्स लॉ लगा दिया तो यहां का वोल्टेज भी ज्ञात किया जा सकता है। तो यहां का जो वोल्टेज होगा I इंटू R3 होगा। सिमिलरली इसका भी वोल्टेज ज्ञात किया जा सकता है। अगर हम इसकी वोल्टेज की बात करूं तो आप यहां पर भी ओम्स लॉ लगा दीजिए, तो इसका मतलब है I इंटू R4 लीजिए। तो इस प्रकार इस पूरे लूप में जो वोल्टेज है, जिसको अभी हिंदी में विभवांतर कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और सिंपल शब्द में इसको वोल्टेज कहते हैं। कितना वोल्टेज है, एक तो बैटरी का वोल्टेज है, दूसरा इस प्रतिरोध का, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका मतलब है ये पूरे लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 5 है। पहला V है, दूसरा I इंटू R1 है, तीसरा I इंटू R2 है, चौथा I इंटू R3 है और पांचवा I इंटू R4 है। क्या समझ में आ रहा होगा? मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। तो किरचॉफ्स का लूप लॉ कहता है किसी लूप में सभी वोल्टेजों का योग हमेशा शून्य होता है। किरचॉफ्स का लूप लॉ कहता है किसी लूप में, लीजिए यह एक लूप है, सभी वोल्टेजों का योग हमेशा शून्य के बराबर होता है। तो अगर इन कथन को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें तो हम इस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं, सभी वोल्टेजों का योग। तो सबसे पहला वोल्टेज V है और प्लस दूसरा वोल्टेज I इंटू R1 है, इसी प्रकार I इंटू R2 है, I इंटू R3 है और I इंटू R4 है। सभी वोल्टेजों का योग हम किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। यही है किरचॉफ्स का लूप लॉ। सभी वोल्टेजों का योग हमेशा शून्य के बराबर होता है। V प्लस I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 प्लस I इंटू R4 किसके बराबर हमने कर दिया? शून्य के बराबर कर दिया। देखिए अभी भी यहां पर कुछ सावधानी बरतना होगा आपको। किरचॉफ्स के लूप लॉ में साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा महत्व होता है, यानी चिन्ह परिपाटी का। तो ये लॉ अभी ये तो स्टेटमेंट हुआ, सभी वोल्टेजों का योग हमेशा शून्य होता, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर एक चिन्ह परिपाटी जिसको हम साइन कन्वेंशन कहते हैं, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, तभी जा करके आप इसके न्यूमेरिकल्स को बना सकते हो। तो क्या होता है साइन कन्वेंशन, इसे समझिएगा। जो साइन कन्वेंशन है ये सब कुछ आपके मेंटल स्टेटस पर निर्भर करता है, मेंटल स्टेटस पर निर्भर करता है। यह कोई रटा रटाया रूल नहीं है। जैसे मैं आपको अगर बोलूं यह x है, यह y है, ये -x है, ये -y है, क्या यह सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर -x है, यह x है, इधर -y है और ये y हो सकता है। तो इसका मतलब जो साइन कन्वेंशन होता है ये हम लोगों का एक एजम्पशंस होता है। अगर हम इधर प्लस ले लें तो इधर माइनस लेना होगा, या उल्टा अगर आपने इधर प्लस ले लिया तो इधर माइनस लेना होगा। ठीक है ना? तो इस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है साइन कन्वेंशन के ऊपर। तो चलिए ना, हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन सिखाने जा रहा हूँ। ये जो सिखाऊंगा कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी या हर मास्टर यही सिखाएगा, ये कुछ और बोल सकता है, लेकिन मतलब केवल और केवल एक होगा, अंडर रिजल्ट केवल और केवल एक आएगा। तो क्या है साइन कन्वेंशन, उसे ध्यान से सुनिएगा। और यह बिल्कुल सबसे इजीएस्ट, सबसे आसान मेथड हम पढ़ाता हूं, सबसे इजीएस्ट मेथड पढ़ाता हूं, क्योंकि इसमें मेरा अपना रिसर्च होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
साइन कन्वेंशन, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। तो अगर हम साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करें, साइन कन्वेंशन, हम यहां पर हेडिंग डालते हैं साइन कन्वेंशन, क्योंकि साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके ही लूप लॉ को पूरा किया जा सकता है। राइट नाउ साइन कन्वेंशन, जिसको हम कहते हैं चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। तो समझते क्या है साइन कन्वेंशन। लीजिए ना, आपके सामने एक लूप ले लेते हैं, यह एक लूप है, लीजिए। इसमें करंट का बहाव I हो रहा है, इसका प्रतिरोध R1 है, प्रतिरोध R2 है, प्रतिरोध R3 है। तो इसका वोल्टेज I इंटू R1 हो जाएगा, इसका वोल्टेज I इंटू R2 हो जाएगा, और इसका वोल्टेज I इंटू क्या हो जाएगा R3। ऐसा आप भी कर सकते हो, अभी हमने किया था। तो चलिए, क्या है साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन कहता है कि यहां पर दो तरह का वोल्टेज है, एक प्रतिरोध का वोल्टेज है और एक बैटरी का वोल्टेज है। सुनिएगा, यहां साइन कन्वेंशन कह रहा है कि यहां दो तरह का वोल्टेज मिल रहा है, एक प्रतिरोध का वोल्टेज मिल रहा है और एक बैटरी का वोल्टेज मिल रहा है। अगर प्रतिरोध के वोल्टेज को प्लस लेते हैं, ठीक है ना, तो बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो आपको माइनस लेना होगा। यानी प्रतिरोध के वोल्टेज और बैटरी के वोल्टेज हमेशा अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो क्या यह रूल्स है, जरा ध्यान समझिएगा। रूल्स कहता है, देखिएगा, आप एक लूप का निर्माण करें। लीजिए, हमने एक लूप का निर्माण कर रख दिया। देखिए, हम जो चल रहे हैं वो करंट की दिशा में चल रहे हैं। जरा देखिए, तो यहां से चलना शुरू किया, लूप बनाने के लिए चलना शुरू किया, तो जो हम चल रहे हैं वो करंट की दिशा में चल रहे हैं। देखिए, तो करंट भी इधर चल रहा है, करंट भी इधर चल रहा है, करंट भी इधर चल रहा है। देखिए, तो करंट चल रहा है, करंट चल रहा है, और हम भी करंट की दिशा में ही चल रहे हैं। अगर आप करंट की दिशा में चलते हो, एक बार और रिपीट करता हूं, अगर आप करंट की दिशा में चल रहे हो तो प्रतिरोध के वोल्टेज को आपको निगेटिव लेना होगा और बैटरी के वोल्टेज को आपको पॉजिटिव लेना होगा। ये कोई स्टैंडर्ड लॉ नहीं है, ये बदला भी जा सकता है। ये जो साइन कन्वेंशन होता है, कहीं भी कोई स्टैंडर्ड रूल को फॉलो नहीं करता है, यह अपना अपना तरीका होता है। हमने क्या बोला कि आप उधर ही चलो जिधर करंट चल रहा है। लीजिए, अगर हम इधर चले, अब करंट भी इधर ही चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रतिरोध का जितना भी वोल्टेज है सब माइनस हो जाएगा और बैटरी का जितना भी वोल्टेज है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना। तो इस हिसाब से जब देखिए, तो इस हिसाब से लीजिए, तो इसका जो वोल्टेज होगा माइनस आई इंटू R1, इसका वोल्टेज माइनस आई इंटू R2, इसका वोल्टेज माइनस आई इंटू R3, लेकिन इसका जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब अगर आप किरचॉफ्स का लूप लॉ लगाइएगा तो सभी वोल्टेजों का योग जीरो करना होगा। इसका मतलब इसका वोल्टेज V है, इसका वोल्टेज माइनस आई इंटू R1 है, प्लस इसका वोल्टेज माइनस आई इंटू R2 है, अब प्लस इसका वोल्टेज आई इंटू R3 है। सभी का योग कितना कर दिया हमने, जीरो। तो इसका मतलब है V माइनस आई इंटू R1 माइनस आई इंटू R2 और माइनस आई इंटू R3 बराबर क्या हो गया, जीरो। तो V को रहने दीजिए और सबको उधर ढकेल दीजिए। तो V बराबर आई इंटू R1 आई इंटू R2 और प्लस आई इंटू R3। आप समझ रहे हो ना, हमने क्या बोला
इस साइन कन्वेंशन को स्टैंडर्ड रूल नहीं है, हम कुछ और बता सकते हैं, हो सकता है कोई और कुछ और बता सकता है, लेकिन रिजल्ट हमेशा यही आएगा, v बराबर i इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस क्या आएगा i इंटू R3। अब चाहो तो उल्टा करके देख लो, उल्टा करके देख लो। नियम कहता है कि अगर करंट की दिशा इधर हो और आप चल रहे हो विपरीत दिशा में, लो हम ऐसे चल रहे हैं और करंट की दिशा ऐसे हो, तो उल्टा हो जाएगा, बैटरी का वोल्टेज निगेटिव हो जाएगा और प्रतिरोध का वोल्टेज पॉजिटिव हो जाएगा। अब चेक करके देख लो। इसका मतलब है अगर हम इधर से चले और करंट ऐसे बह रहा हो तो इसका जो वोल्टेज है वो निगेटिव हो जाएगा और यह पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है सभी वोल्टेजों का योग जीरो, तो माइनस भी प्लस आई इंटू R1 और प्लस आई इंटू R2 और प्लस आई इंटू R3 बराबर जीरो। अगर हम इसको इधर भेज दें तो v बराबर हो जाएगा आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू क्या हो जाएगा R3। क्या स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा? ये रूल्स साइन कन्वेंशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो वैसा ही रिजल्ट आ रहा है जैसा कि प्रीवियस में रिजल्ट आया था। रिजल्ट मायने रखता है, साइन कन्वेंशन एक स्थिर रूल नहीं है, ये बदला जा सकता है। अगर हम जिसको प्लस मान रहे हैं उसको आप माइनस मान सकते हो और जिसको माइनस मान रहे हैं उसको आप प्लस मान सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अंडरस्टैंड है? ये कोई स्टैंडर्ड लॉ नहीं है। तो इस प्रकार क्या हो गया, किरचॉफ्स का लूप लॉ वो क्या कहता है कि किसी भी लूप में सभी वोल्टेजों का जो अलजेब्रिक सम है वो हमेशा किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। क्या पॉइंट क्लियर हो गया? साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, अगर हम करंट की दिशा में चल रहे हैं तो प्रतिरोध के वोल्टेज को नेगेटिव लेना है और इसके वोल्टेज को पॉजिटिव लेना है। या अगर आप करंट के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो ऐसे में रूल्स उल्टा हो जाएगा, और लेकिन रिजल्ट जो आएगा यही आएगा, v बराबर आई इंटू R1 आई इंटू R2 आई इंटू R3। आप समझ रहे हो ना? तो चलो इस स्टेटमेंट को सबसे पहले लिख लेते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। राइट नाउ किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ्स लूप लॉ स्टेट दैट, किरचॉफ्स लूप लॉ स्टेट दैट the algebraic sum of all current, algebraic sum of all voltages in a loop is zero, is must be zero। is must be zero। The Kirchhoff's loop law is based on the Kirchhoff's loop law is based on conservation of energy, conservation of energy। दैट्स VVI, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बोर्ड में हो वही लिखना होगा, और जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो समझ लीजिएगा। क्या है कि किसी लूप में सभी वोल्टेजों का योग हमेशा शून्य के बराबर होता है। किरचॉफ्स का लूप लॉ ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। यही हमने स्टेटमेंट यहां पर लिखा है। अगर हम इसे डायग्राम बनाएं
चलिए स्टार्ट किए डायग्राम को। चलिए लीजिए, लीजिए, यह R1 है, यह R2 है और यह R3 है। करंट का बहाव I हो रहा है, तो इसका मतलब है इसका वोल्टेज I इंटू R1, इसका वोल्टेज I इंटू R2, इसका वोल्टेज I इंटू R3 और इसका वोल्टेज V। तो आप साइन कन्वेंशन इस्तेमाल कर लीजिए ना, सभी वोल्टेजों का योग शून्य, तो यह प्लस, यह माइनस, यह माइनस, यह माइनस, तो V प्लस माइनस I इंटू R1 प्लस माइनस I इंटू R2 प्लस माइनस I इंटू R3 बराबर 0। तो इसका मतलब है V माइनस I इंटू R1 माइनस I इंटू R2 और माइनस I इंटू R3 बराबर 0। तो इसका मतलब है V बराबर I इंटू R1, I इंटू R2 और I इंटू R3। यह जो है दिस इज द किरचॉफ्स लूप लॉ, दिस इज द किरचॉफ्स लूप लॉ। तो चलिए ना, यहाँ पर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से हम क्लास को होल्ड कर रहे हैं। अब मेरा जो लेक्चर्स होगा इसके बाद कुछ समय के बाद शुरू होगा। यहाँ पर कैमरे में कुछ दिक्कत आ गया है, इसी वजह से अपने लेक्चर्स को यहाँ पर रोक रहे हैं, तो आपको वेट करना होगा। चलिए ठीक है, चलिए अब किरचॉफ्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। किरचॉफ्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला जो न्यूमेरिकल्स होगा किरचॉफ्स लूप लॉ। आज से ये भी पता चल जाएगा कि किरचॉफ्स का लूप लॉ कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सर्किट के लिए। तो आइए किरचॉफ्स के लूप लॉ के ऊपर जब फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, जरा देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। एक हम समझाएंगे और नेक्स्ट आपको बना के दिखाना है। तो लेट्स सपोज क्वेश्चन है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यह 20 वोल्ट की बैटरी है, लीजिए, यह 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 4 ओम का प्रतिरोध है, एक 2 ओम का, 4 ओम का और अगेन यह 4 ओम का प्रतिरोध है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए इस सर्किट में करंट का बहाव कितना हो रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। 20 वोल्ट की बैटरी है और 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, तीनों का मान दे रखा है और आपसे पूछा गया है करंट का मान कितना होगा, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे जो बेस्ट मेथड है वो किरचॉफ्स का लूप लॉ है। जब भी ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको किरचॉफ्स के लूप लॉ ध्यान में आना चाहिए। तो हम यहां पर किरचॉफ्स का लूप लॉ अप्लाई करता हूं साइन कन्वेंशन के साथ है। स्टूडेंट बार बार बोल रहा हूं साइन कन्वेंशन को मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर ये मिस हो जाता है तो एक भी क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो सही नहीं आ पाएगा। तो चलिए ना साइन कन्वेंशन के साथ, तो मान लेता हूं कि करंट कितना बह रहा है, I बह रहा है, तो इसका जो वोल्टेज होगा I इंटू R1, तो इसका मतलब है 2 इंटू I। उसी प्रकार इसमें भी करंट I बह रहा है और इसमें भी करंट I बह रहा है, तो इसका जो वोल्टेज होगा 4 इंटू I और इसका जो वोल्टेज होगा 4 इंटू I। तो किरचॉफ्स का लूप लॉ कहता है सभी वोल्टेजों का योग हमेशा शून्य होना चाहिए, लेकिन साइन कन्वेंशन ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के आधार पर इसको प्लस लेना है, तो 20, इस वोल्टेज को माइनस लेना है -2I, इस वोल्टेज को भी माइनस लेना है -4I और इस वोल्टेज को भी माइनस लेना है -4I बराबर क्या हो जाएगा 0। तो क्या इस समीकरण से हम I का मान ज्ञात कर सकते हैं? सो सिंपल है। तो 20 माइनस 4 4 8 2 10I बराबर क्या हो गया 0। इसको हम इधर ढकेल लेते हैं,
तो 20 बराबर हो जाएगा 10i, और हमें i का मान चाहिए था, तो i बराबर 20/10, जहां पर कैंसिल करोगे हमारे पास 2 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस सर्किट में जो करंट का बहाव हो रहा है वो कितना एम्पियर का बहाव हो रहा है? 2 एम्पियर का बहाव हो रहा है। तो क्या हम अपने बच्चों से एक होमवर्क पूछना चाहता हूं, और इसका जवाब आप बिल्कुल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए ना, यह आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चंस है और आपको बना करके कमेंट बॉक्स में डाल देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मान लेता हूं कि हमारे पास एक बैटरी है, यह एक प्रतिरोध है 10 ओम का, यहां पर हमने एक बैटरी और लगा दिया, यहां पर एक प्रतिरोध लगा दिया, ये भी 10 ओम का है, और लेट्स सपोज यहां पर एक और प्रतिरोध लगा दिया, वो हमने 100 ओम का लगा दिया। तो ठीक है, यहां से ये जो बैटरी का वोल्टेज है ये 20 वोल्ट का है, और यह 40 वोल्ट का है, और करंट का बहाव हो रहा है I। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ I। शायद मेरा सारा स्टूडेंट, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सारा स्टूडेंट इसे बनाने की पूरी कोशिश करेगा। क्यों? यहाँ पर आप किरचॉफ्स का लूप लगाओगे, सिंपल है, सभी वोल्टेजों का योग आपको जीरो करना है, लेकिन साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। यह वोल्टेज और यह वोल्टेज प्लस हो जाएगा, और इसका वोल्टेज इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है इसे बना करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएंगे। तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने किरचॉफ्स का नोड ला देखा और किरचॉफ्स का लूप ला देखा, दोनों का डिफरेंसेस देखा, दोनों का मतलब देखा, दोनों क्या होता है, इसे कहां कहां उपयोग करते हैं, ये हमने देखा। तो यहां पर आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ किरचॉफ्स के नोड लॉ पर कुछ क्वेश्चन कर देना चाहते हैं, ठीक है ना, तभी हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर किरचॉफ्स के नोड लॉ पर हम 1 या 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब बाकी जो क्वेश्चंस होगा आपको हम होमवर्क दे देंगे, जिसे बना करके आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा, तो हमें अच्छा सा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन नोड लॉ, न्यूमेरिकल्स based on नोड लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है आईएससी का है, पूछा गया था करीब करीब 2000, एग्जैक्ट याद नहीं, 2000 करीब करीब 15 या 17 का प्रश्न है। तो क्या है जरा समझिएगा। उसमें एक प्रश्न था, इसमें जो करंट है 2 एम्पियर का है, इसमें जो करंट है 1 एम्पियर का है, इसमें जो करंट है 6 एम्पियर का है, इसमें जो करंट है 0.5 एम्पियर का है। तो आपसे पूछा गया था करंट I का मान बताइए, इस करंट I का मान क्या होगा। तो चलिए ना, इसका सॉल्यूशन कैसे हम करें। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। हमारा बच्चा को पता है कि नोड है, नोड के ऊपर हमेशा नोड लॉ लगता है, और एक नोड पर 2 करंट होता है, कुछ करंट आने वाला होता है और कुछ करंट जाने वाला होता है। तो आने वाला सभी धारा का योग, अब डिसाइड कर लो कौन कौन सा करंट आ रहा है। तो इसका मतलब है 2 एम्पियर करंट आ रहा है, 6 एम्पियर करंट आ रहा है, बस। तो इनकमिंग करंट का योग, सम ऑफ इनकमिंग करंट, तो 2 + 6 हमेशा बराबर होता है सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इसका मतलब यह करंट और यह करंट जाने वाला है। तो 1 + 0.5 और प्लस I। तो क्या यहां से हम I का मान ज्ञात कर सकते हैं? हाँ जी। तो 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया, और यह क्या हो गया 1 + 1.5। तो इसका मतलब हो गया 1.5 और प्लस क्या हो जाएगा I।
अगर आप यहाँ से आई का मान ज्ञात करेंगे तो 8 माइनस 1.5 हो जाएगा, जो इसका आंसर होगा करीब करीब 6.5 एम्पियर के करीब होगा। अगर आप इतना तब सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 6.5 एम्पियर। तो इसका मतलब है इसमें जो धारा आएगा वो कितना आएगा 6.5 एम्पियर का होगा। तो इस प्रकार ना जाने कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं या बन सकता है, चाहे प्रश्न लाखों की संख्या में क्यों ना हो, लेकिन सिद्धांत जो होता है केवल एक और केवल एक होता है। अगर वो सिद्धांत वो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो चाहे प्रश्न किसी भी बुक का क्यों ना हो वो आपसे बनेगा। तो ज्यादा प्रश्न करने से बेहतर होता है कि हम जो भी करें लॉजिक के साथ करें और पूरे होशो हवास में करें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। यही पढ़ाई का सबसे अच्छा मेथड है, अंडरस्टैंड है। और दूसरा मेथड है कि 50 प्रश्न किसी के छापने से बेहतर है कि एक प्रश्न खुद से किया जाए, वो सबसे बेहतर एजुकेशन का तरीका होता है। तो चलिए ना, हम एक क्वेश्चन बोर्ड पर डालता हूं और आपको बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है, ताकि इससे पता चल जाए कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो चलिए, क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन 2, ध्यान से देखिएगा। यह नोड ए है और यह नोड बी है। यहां पर जो करंट आ रहा है 1 एम्पियर का आ रहा है, यहां से जो करंट आ रहा है वो 2 एम्पियर का आ रहा है, और यहां से जो करंट जा रहा है यहां से जो करंट जा रहा है ये जा रहा है 1 एम्पियर का। यह इधर जो करंट है वह कितना है I1 है। अब यहां पर पहुंचेगा, लेट सपोज यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर जो धारा ऊपर से आ रहा है ये 5 एम्पियर का आ रहा है, धारा नीचे जा रहा है वो 2 एम्पियर का आ रहा है, और धारा इधर जा रहा है जो है I2। ठीक है, तो क्या करना है, I1 और I2 का मान आपको ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। चाहो तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझवानी दे सकते हो, लेकिन नहीं, पहला प्रश्न है, इसे अच्छी तरीके से सोल्व करेंगे और सोल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, अंडरस्टैंड है। तो चलिए, ये हमारा होगा। इसी तरह का न्यूमेरिकल चाहे किरचॉफ्स का लूप लॉ क्यों ना हो और किरचॉफ्स का नोड लॉ क्यों ना हो, इसी तरह का न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। इससे भी ज़्यादा एडवांस न्यूमेरिकल्स हमारे पास है, लेकिन वह इस बोर्ड पर और ऑनलाइन पढ़ाना संभव नहीं है। हमें क्या करना, ऑनलाइन में बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है, और चाहे एम करीम हो या SC वर्मा हो, उसके न्यूमेरिकल्स को आपको बनाने की पूरी कोशिश करना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। जो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस होगा। तो चलिए, वीडियोज को लगातार देखते रहिए, पूरा कंप्लीट वीडियोज देखिए, और कहीं भी कोई डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को जरूर रखें, ताकि हम उसे सोल्व कर सकें। हिंदी इंग्लिश का समस्या ना रखें, वो आपका समस्या है, ठीक है ना। पढ़ाई में इसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा और हिंदी में क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा। अगर इतना परिचय से भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर ये बीमारी आपकी है, मेरी कोई बीमारी नहीं है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्त को शेयर कीजिए। बताइए कि फिजिक्स का ताकत क्या होता है, फिजिक्स का पावर क्या होता है, कॉन्सेप्ट कैसे सिखाए जाते हैं और कॉन्सेप्ट कैसे पढ़े जाते हैं। तो चलिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, चलिए।